हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। जैसा अपन को पाठ से पता चल रहा है, रासायनिक अपक्रिया मतलब आज हम रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अपक्रिया क्या है? जैसे अपने भोजन का पाचन, दूध से दही का बनना, या हम जो सांस लेते हैं, वो सब रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब रासायनिक अपक्रिया, इसके पहले अपन एक चीज़ और क्लियर करेंगे। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। जो पदार्थ में दो तरह के परिवर्तन आपने 6, 7, 8 में पढ़े थे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ अपनी मूल अवस्था को नहीं खोता। जैसे लकड़ी के हमने कई टुकड़े कर दिए, टुकड़े तो कर दिए, पर लकड़ी छोटी हो, पर लकड़ी का जो मूल अवस्था है, लकड़ी तो रही तो वो लकड़ी ही ना। ऐसी कागज़ के अपन ने कई टुकड़े किए तो रहा तो वो कागज़ ही ना। लेकिन अपन जैसे ही लकड़ी को जला दें, कागज़ को जला दें, तो कौन सा परिवर्तन हो जाए? रासायनिक परिवर्तन हो जाए, क्योंकि जो जल गया उस पदार्थ से दोबारा अपन को कागज़ प्राप्त नहीं होगा। ऐसे रबर बैंड है, रबर बैंड को अपन ने खींच के फिर छोड़ दिया तो वो दोबारा अपनी उसी अवस्था में आ गई। भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, जैसे दूध से दही। दही से दूध नहीं बन सकता ना बच्चों। जैसे कली का खिलना, कली खिल गई, फिर दोबारा फूल खिल गया, गिर गया, फिर दोबारा फूल बनेगा? नहीं बनेगा। जो अपना जो फल है पक गया तो उसमें भी रासायनिक परिवर्तन हो गया है ना। इस प्रकार ये अपने क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे भोजन का पचना, भोजन पच गया, अपन ने मुंह के अंदर लिया, पच के सीधे बाहर निकलता है ना। जैसे आटा गीला हो गया तो गीला होकर फिर उसे सूखा कर देंगे? नहीं कर पाए। तो ये अपने कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन है मतलब कि नया पदार्थ बनता है जो अपने मूल अवस्था को खो देता है। जैसे दूध से दही बना तो दही से दूध नहीं बन पाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा रासायनिक परिवर्तन। आपने बच्चों दीपावली के टाइम पे रोशनी करके एक उपकरण आता है, रोशनी करके एक फटाका आता है दीपावली के टाइम पर। उस फटाके को आपने जलाया होगा। जलाने पर खूब सारी रोशनी निकलती है और फिर उसकी जो राख होती है वो सफ़ेद रंग की होती है। कभी सोचा आपने वो क्या है? तो वो बच्चों वो क्या होती है? मैग्नीशियम रेवन होती है। उसको अपन बोलते हैं मैग्नीशियम रेवन। जैसे ही हम उसको जलाते हैं तो वो वायु के संपर्क में आती है। वायु के संपर्क में आने से ही वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रेवन का क्या होता है? दहन होता है, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही चूर्ण होता है। इसलिए मैग्नीशियम रेवन को जलाने से पहले अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए, जिससे पूरी तरह से वायु के संपर्क में अच्छे से आ जाए। वायु के संपर्क मतलब O2 के संपर्क में जल्दी से अच्छे से आ जाए। देखो ये क्रिया हो रही है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसको बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। अब अपन नए टॉपिक पे आते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं? जो पदार्थ है ना रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, मतलब अपनी कौन से तत्वों ने भाग लिया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने तो भाग लेते हैं, वो कहलाते हैं अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनता है क्रिया करने के बाद, तो वो होता है उत्पाद, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों। तो क्रिया में, दो रासायनिक क्रिया में जो भाग लेते हैं वो अभिकारक, और जो नया उत्पाद, जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, उसे अपन कहते हैं उत्पाद कहते हैं। बच्चों ये आपने 9th में पढ़े होंगे कि मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या होगा? सूत्र MgO। ये आपने 9th में प्रतीक पढ़े होंगे कि किसको किससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्लोराइड को Cl से प्रदर्शित करते हैं, है ना। एल्युमिनियम को Al से प्रदर्शित करते हैं, सोडियम को Na से। अगर आपने नहीं पढ़े तो इन्हें पढ़ लेना, क्योंकि रासायनिक समीकरण में ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। और एक संयोजकता एक शब्द होता है, इनकी बैलेंसी कितनी है? इस क्लोरीन की कितनी होती है? 1 होती है। एल्युमिनियम की कितनी होती है? 3। सोडियम की 1 होती है। संयोजकता ये शब्द भी आपने 9th में पढ़ा होगा कि इनके भ्रातम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही इनकी क्या होती है? संयोजकता होती है। जो वाला शब्द भी आपने 9th में पढ़ा होगा, तो इसको अभी नहीं पढ़ा हो तो अभी इसको क्लियर कर लें। तो इसके भ्रातम कक्ष में, जैसे सोडियम है अपना, है ना बच्चों, तो सोडियम में 11 होते हैं। इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। जी आपने सब 9th में पढ़ा होगा।
परमाणु क्रमांक 11 होता है। जो इनके भारतम कक्ष में 1 है तो इसकी जो संयोजकता होगी 1 होगी। तो जो अपन जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना आपने बनाना सीखी होगी, तो एक इलेक्ट्रॉनिक संरचना में नाभिक होता है, इसकी पहली कक्षा में 2 रहते हैं, फिर 8 रहते हैं, है ना। तो पहली जो बाहर की ये नाभिक है, तो नाभिक के अंदर पहली कक्षा में 2 रहते हैं ना, फिर कितने रहते, 8 रहते हैं। इस तरीके की आपने इलेक्ट्रॉनिक संरचना आपने सीखी होगी 9th में। नहीं सीखी है तो अभी आप सीख जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर लास्ट वाले में इसके कितने, 1 हैं, तो 1 है। तो इसकी संयोजकता कितनी रहेगी, 1। इसके बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही उसकी संयोजकता रहती है, और वही रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, वही इलेक्ट्रॉन रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। जैसे हम एक और उदाहरण देते हैं आपको, जैसे आपका ऑक्सीजन ही ले लो। ऑक्सीजन को किससे प्रदर्शित करते हैं, O से। ऑक्सीजन का क्या रहता है, 8 रहता है। तो पहले 2 फिर 6, तो बाह्यतम कक्ष में कितने आ गए, 6। तो या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, लेगा ना, लेना ज़्यादा सरल होगा, 6 तो देना कठिन रहेंगे, तो ये 2 आसानी से किसी से ले सकता है। तो इसकी जो संयोजकता होगी, इसकी संयोजकता बदलती रहती है, वैसे इसकी रहती है 2। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं किसकी, जैसे Cl की। Cl का परमाणु पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 7 किस आधार पर करते हैं, इसका जो परमाणु क्रमांक है 17। तो इसके बाह्यतम कक्ष में 7 है, इसके साथ ही वही समस्या है, ये 7 देगा तो ज़्यादा ताकत लगेगी, 1 को ये आसानी से ले लेगा, तो 1 को लेगा तो इसकी भी इसकी जो संयोजकता होती है वो भी 1 होती है ना। तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना आपने 9th में बनाई होगी। जैसे अपन क्लोरीन की बनाए, तो क्लोरीन की अपन रासायनिक संख्या बनाएंगे, तो पहले में 2, फिर 8, फिर 7, जिस पेपरों में आते हैं ना, 2 ये नाभिक है अपना बीच में, फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर बाहरी में कितने थे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनती है। तो जी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार क्या अपन रासायनिक समीकरण का बनाना सीखेंगे। अब जैसे एक रासायनिक समीकरण में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जिंक, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो जिंक को किससे प्रदर्शित करते हैं, Zn से, जो लिखा है Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, तो ZnSO4 प्लस H2। तो ये क्रिया बिल्कुल संतुलित दिख रही है ना आपको। यहाँ भी Zn के 1 अणु हैं, तो यहाँ भी Zn का 1 है ना। यहाँ H2 के 2 हैं, तो यहाँ भी H2 के 2 हैं, दिख रहा है आपको। यहाँ S का 1 है, तो यहाँ भी S का 1 अणु है। यहाँ O के 4 है, यहाँ O के 4, तो मतलब इस तरफ उस तरफ की संख्या बिल्कुल बराबर है। माने रासायनिक समीकरण में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ जितने अणुओं ने भाग लिया, 6 अणुओं ने भाग लिया, तो उत्पाद भी 6 अणुओं का ही होना चाहिए। तो आज अपन यही चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से अपन बैलेंस में करते हैं। अब अपने पास एक रासायनिक अभिक्रिया आई है जी, इसको अपन को संतुलित करना है। तो अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि Fe के कितने अणु हैं। Fe का यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ 2 हैं H के, यहाँ भी 2 हैं। यहाँ O का 1 है, यहाँ O का 4 है। पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ Fe के 3 है, तो यहाँ Fe के 3 करना पड़ेंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 3 Fe। हम ऐसा नहीं करेंगे, Fe 3 नीचे नहीं लिखेंगे। कुछ जिस संख्या को भी अपन को बढ़ाना है वो शुरू में ही लिखेंगे। चाहे 3 बढ़ाना है तो 3 लिखेंगे, 2 बढ़ाना है 2। अपन नीचे कुछ भी नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना आप। फिर यहाँ O कितने हैं, 4 है ना, ये 4 है ना। अब यहाँ 4 करने के लिए अपन को यहाँ 4 करना पड़े, तो अपन ऐसा नहीं करेंगे, H2O4, ये बिल्कुल गलत है। मैंने अभी क्या बताया, 4 बढ़ाना है तो अपन शुरू में बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे, इधर नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन यहाँ बढ़ाएंगे तो ये इधर अपन 4 कर देंगे। ठीक, अब अपन ने यहाँ 4 करे तो H के कितने अणु हो गए, तो ये H के यहाँ 2 तो थे, या 4 और बढ़ गए। तो 4 और 2 6 नहीं करेंगे, अपन गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8। यहाँ कितने हो गए, 8 अणु हो गए। अब 8 करने के लिए ये 2 तो थे, अपन यहाँ 4 के 4 के आगे यहाँ बढ़ा देंगे 4। ऐसे नहीं करेंगे कि H के आगे 2 हैं तो 2 + 4 कर दें, ये नहीं करेंगे। अपन यहाँ फ्रंट में बढ़ाएंगे तो यहाँ भी बैलेंस में आ जाएगी। तो क्या क्रिया बन जाएगी अपनी, क्या बनेगी, 3 4H2O है ना, और यहाँ 4, ये पूरी बैलेंस में हो गई। 3 Fe के 4H2 4H2
O के 4 अणु, O के 4 अणु। इस प्रकार अपन रासायनिक समीकरण संतुलित करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये इन्होंने करके भी बताया है, ये संतुलित समीकरण संतुलित हो गया। इस विधि को हम जो कहते हैं वो बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं बच्चों? हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। अब जो अपन रासायनिक समीकरण करते हैं उनमें जो उत्पाद बनते हैं वो कुछ अवस्था में, जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे जो पदार्थ हैं, हमारे घर में जितने पदार्थ होते हैं वो 3 अवस्था में रहते हैं, या तो कोई ठोस में रहेगा, या द्रव में रहेगा, या गैस में रहेगा। इसके अलावा कोई पदार्थ है अपने आसपास पर्यावरण में जो अलग अवस्था में नहीं, इस अवस्थाओं के अलावा कोई नहीं रहता, ठोस, द्रव या गैस में रहेगा। तो अपन को यही जो उत्पाद बन रहे हैं जिन्होंने भाग लिया है, जैसे अपन यही क्रिया पढ़ी, तो ये Fe कैसा है? सोल्ड है। H2O यहाँ भाप के रूप में तो गैस है। ये फेरस सल्फेट बना, ये भी एस है, और 4H2 ये गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये अपन को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मतलब अगर कोई ठोस उत्पाद है तो उसे एस से प्रदर्शित करेंगे। कोई यहाँ पानी, जैसे H2O वैसे पानी होता है लिक्विड के रूप में, पर यहाँ भाप के रूप में लिया जाएगा। तो भाप क्या होती है? गैस होती है। तो गैस को जी से प्रदर्शित करते हैं और जी एस भी अपना ठोस है, और यहाँ H2 भी गैस है। ठीक है बच्चों। एक और शब्द है AQ, इसको और समझ लो। AQ ये वाला शब्द AQ, जैसे जब कोई उत्पाद किस में हो? जलीय अवस्था में। जलीय अवस्था कैसे? जैसे अपन नमक का पानी, या शक्कर का पानी, या नींबू का पानी, तो ये AQ में है। तो जलीय अवस्था में लिखा ना, जब अभिकारक उत्पाद जब जल में घोल के रूप में होता है तब उसके आगे अपन AQ लिखेंगे। जैसे भी मैं आपको समझाती हूँ एक उदाहरण से। जैसे देखो जी, इस समीकरण को देखो आप, AQ लिखा है, ये भी AQ लिखा है। तो ग्लूकोज को अपन पानी में घोल के ही पीते हैं ना, तो AQ एक जलीय अवस्था है, तो इसलिए AQ। CO2 भी पानी में घुली हुई है, इससे। वैसे CO2 पर्यावरण में होगी तो अपन G लिखेंगे, ध्यान रखना बच्चों। पर ये पानी में घुली हुई CO2 यूज कर रहा है, क्योंकि ये क्रिया कौन सी है? फोटोसिंथेसिस है। और फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे CO2 कौन सी लेते हैं? पानी में घुली हुई लेते हैं। पानी CO2 प्लस H2O ने मिलकर क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया और 6O2 बनाया। क्योंकि अपन को पता है पेड़ पौधे CO2 लेते हैं, और CO2 जैसी गैस उन्होंने ली तो पानी में घुली हुई ली, इसलिए ये AQ है। तो ये कौन सी क्रिया है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया, जी आपने 6, 7, 8 में पढ़ी होगी। इसी प्रकार देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, H2 भी गैस है, बना क्या? CH3OH। ये क्या बना? लिक्विड बना। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न उत्तरों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद में आपको प्रश्न उत्तर पूरे क्लियर समझाऊंगी। अभी थोड़ा सा बताती हूँ। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ किया जाता है? क्यों किया जाता है? इसलिए साफ़ किया जाता है जिससे मैग्नीशियम जो रिबन है पूरी तरह से वायु के संपर्क में रहे और अच्छी तरीके से जले। ये क्रियाएँ आपको मैं बाद में बताऊँगी, अभी आप खुद बनाना। जैसे मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ जिससे आप घर में प्रैक्टिस करना। हाइड्रोजन और Cl, तो H को H हाइड्रोजन और Cl, तो क्या बना? HCl। इन्हें संतुलित करना आप। ये बेरियम क्लोराइड है तो BaCl2। Cl क्यों आया? क्योंकि Ba की जो संयोजकता है 2 है और Cl की 1 है, तो BaCl2। एल्युमिनियम की 3 होती है तो क्या बनेगा? Al2SO4 की 2 होती है, Al2SO4। इनने क्रिया की इनने अगर क्रिया करी तो क्या होगा? क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट बनेगा। तो बेरियम सल्फेट की 2 संयोजकता थी, है ना, तो BeSO4 बनेगा। और क्या बनेगा? और फिर इसने एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, AlCl। अब आप इसको बैलेंस करना, है ना। ऐसे सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं। जल H2O है, मिलकर क्या बना? NOH बना, ये Na है प्लस H2O, इसमें फिर क्या बना? NOH और प्लस H2। अब इसको भी आप बैलेंस करना। मैं जब प्रश्न उत्तर समझाऊंगी तब आपको इसके बारे में समझाऊंगी। अब एक क्रिया और लेते हैं, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। जो रासायनिक जो क्रियाएँ होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। अपन पहली क्रिया पढ़ेंगे संयोजन क्रिया। संयोजन क्रिया क्या होती है?
इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं पर बनता एक ही है। जैसे अपन ने अभी पढ़ा था ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिली तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो एक ही पदार्थ बना ना। तो वो क्रिया जो क्या कहलाती है, संयोजन क्रिया कहलाती है। जैसे आप इसको देखो, कैल्शियम ऑक्साइड ने क्रिया करी जल के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, प्लस क्या निकली, एक ऊष्मा निकली अधिक मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो ये वाली क्रिया अपन ने कई बार देखी होगी। अब दीपावली का टाइम तो आ ही रहा है, आप देखना जो अपन चूना लाते हैं, बाजार से खरीद के लाते हैं, उसमें जैसे ही अपन पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, एक गैस निकलती है ना, तो वो CO2 गैस निकलती है, माना ऊष्मा निकलती है, और फिर वो अपना चूने का पानी बन जाता है जिससे अपन घर में पुताई करते हैं। वही होता है ये बुझा हुआ चूना। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो अपन बाजार से खरीद के लाते हैं ना सूखा चूना, वो CaO होता है। जैसे अपन जल से बनाते तो ये बुझा हुआ चूना तैयार, जो अपन घरों में पुताई करते हैं जिससे। ठीक है, लेकिन जब पुताई करते हैं तब वो विलयन कैसा होता है, विलयन कैसा होता है, वो गीला होता है। फिर कुछ 2-3 दिनों बाद उसमें क्या होती है, चमक आती। क्यों आती चमक, तो उसमें भी एक क्रिया होती है। जैसे ही अपन ने COH की परत लगा दी तो किसके संपर्क में आए, CO2 भी था उसमें। CO2 गैस निकली थी कि नहीं निकली थी, तो CO2 जो गैस निकली थी तो उससे बना कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बनी, और H2O जो था, पानी था उसके अंदर, वो वाष्प बन के उड़ गया। इसी प्रकार 2-3 दिन में वो अपन जो पुताई करते हैं उसमें चमक आ जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करते दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के लिए 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। और संगमरमर का सूत्र है CaCO3। ये बहुत आता है पेपर में, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं इसी को, और इसी को अपन संगमरमर का सूत्र भी बोलते हैं। तो कुल मिला के संयोजन क्रिया क्या होती है, जिसमें अभी एक या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं पर बनता एक ही उत्पाद है, केवल एक उत्पाद बनता है, जिसे अपन बोलते हैं संयोजन क्रिया। जैसे अपन ने कोयला जलाया तो कोयले का सूत्र क्या होता है, C+O2 ने दहन किया तो क्या बना, CO2। तो एक ही उत्पाद बन रहा है, ये भी एक संयोजन क्रिया है। अपन एक दो क्रिया पढ़ते, जैसे अपने पानी का बनना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली तो बना पानी का सूत्र आपको पता होगा, H2O। ठीक है, अब लेकिन एक शब्द और है, ऊष्माक्षेपी क्रिया। ऊष्माक्षेपी क्रिया क्या होती है, जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो जब उत्पाद बनता है उसमें ऊष्मा निकलती है। अब ये अपन ने वो चूने वाली क्रिया पढ़ी थी ना, कि चूना लाया उसमें पानी मिलाया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना प्लस ऊष्मा निकलती है पानी में, तो वो ही क्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी क्रिया कहलाती है। जैसे अपनी प्राकृतिक गैस जलती है, प्राकृतिक गैस ये बहुत आता, प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला लिखो तो प्राकृतिक गैस CH4 होती है। जैसी ये जलती तो ये बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकालती है। तो ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। मतलब जिसमें ऊष्माएं निकलती है। जैसे अपन जो सांस लेते हैं, सांस में अपन क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं ना, तो वो भी अपनी जो क्रिया है वो ऊष्माक्षेपी क्रिया है। और जीवित रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं, भोजन खाते हैं। भोजन के लिए हम क्या करते हैं, चावल आलू ब्रेड खाते हैं ना कुछ दाल खाते हैं। तो इन सब में क्या होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी में प्रोटीन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कठिन पदार्थ होता है, तो इसे हमें तोड़ना पड़ता है। जब इसे अपन तोड़ते हैं तो किस में टूटता है, वो ग्लूकोज में, जो हमारा शरीर लेता है। तो ये वाली क्रिया भी आपने बहुत पहले पढ़ी थी, एक बार और अपन इसको पढ़ते हैं। ग्लूकोज है, CO2 प्लस पानी, CO2 बाहर निकली और पानी, तो ऊर्जा इसमें भी बहुत सारी निकली। तो ये अपना कार्बोहाइड्रेट का जो विघटन हुआ ग्लूकोज में टूटा, और फिर ग्लूकोज किस चीज़ में टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में, और हमें एनर्जी प्राप्त। जो ग्लूकोज अपन ने पानी में मिलाकर पिया और प्लस वायु भी थी, तो उसके साथ ये क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड कैसी निकली, प्लस पानी और प्लस ऊर्जा, वो जो एनर्जी है वो हमें मिल गई। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो मिली वो हमने बाहर निकाल दी, है ना, और H2O शरीर के लिए ज़रूरत है। इस प्रकार ये ग्लूकोज की क्रिया होती है। ये भी बच्चों क्रिया याद कर लेना, ये बहुत आती है। ये इसी क्रिया को हम बोलते हैं श्वसन। ये श्वसन की क्रिया जो अपन करते हैं, CO2 जो बाहर निकालते हैं, वो वाली क्रिया है। इसी प्रकार ऊष्माक्षेपी क्रिया एक और थी, साग सब्जियों वाली, विघटित होकर एक खाद बनती, वो भी एक ऊष्माक्षेपी
क्रिया जो अपन सड़े गले पदार्थ या छिलके अपन खुले में डाल देते हैं तो जीवाणुओं के द्वारा वे विघटन होता है। विघटन होने के बाद क्या होता है, सड़ती है, बदबू आती है, फिर उसके बाद एक खाद बनती है। तो उसमें जो क्रिया होती है वो भी एक क्रिया ऊष्माक्षेपी क्रिया है। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है समझ में तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। गुड बाय।